Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 4 of class 9th Democratic Politics, and the name of chapter is Electoral Politics. So our very first definition is why do we need election. देखिए कोई भी देश है, कोई भी डेमोक्रेटिक देश है, कम्युनिस्ट देश है या कैसा भी देश है, उस देश के अंदर इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। इलेक्शन एक तरह का ओपन फोरम होता है जहाँ पे लोग अपनी मनमर्जी से अपने शासक को चुन सकते हैं। लेट अस रीड अवर दिस चैप्टर। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश उसके अंदर इलेक्शन रेगुलरली होते रहते हैं। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल्स। 100 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जिनमें इलेक्शंस होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। द मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल। और ये भी एक तय टाइम होता है कि जैसे मान लो 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, इतने समय के लिए चुने जाते हैं। एंड चेंज देम वेन एवर दे वॉन्ट इज कॉल्ड एन इलेक्शन। और जब उनकी जनता की मर्जी होती है उन्हें बदल सकती है। अगर वो उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो जनता उनको बदल सकती है। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइस। वोटर्स के पास कई सारी चॉइस होती हैं, जैसे कि दे कैन चूज हु मेक लॉ फॉर देम। वो उसे चुन सकते हैं जो उनके लिए कानून बनाएगा, जो वो उसे चुन सकते हैं जो सरकार में बड़े डिसीजन लेगा। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो उस पार्टी को चुन सकते हैं, क्योंकि देखिए आज के दौर में अधिकतर इंडिया जैसे देश में लोग कैंडिडेट को ना जानकर पार्टी को वोट देते हैं। यहाँ पे आप अपने ही चाहे लोकल इलेक्शंस में देख लीजिएगा, कैंडिडेट अगर मान लो कोई कैंडिडेट कांग्रेस या बीजेपी से खड़ा है तो हम बीजेपी या कांग्रेस उसको वोट डालते हैं, ना कि इसको रिप्रेजेंटेटिव को। हालांकि चुना तो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, पर एक साधारण भाषा में अगर आप साधारण स्वरूप में देखेंगे तो वहाँ पे आप यही पाएंगे। व्हाट मेक्स अ इलेक्शन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक। कौन सी वो चीज़ें हैं जो एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये कंडीशंस हैं, जैसे एवरीवन शुड बी एबल टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। ये नहीं है कि उसमें सिर्फ अमीर वोट डालेंगे या गरीब वोट डालेगा या बड़ी कास्ट के या छोटी कास्ट के, नहीं। जो भी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के तहत 18 साल या उससे ऊपर का रखता है और साउंड माइंड है उसका, वो वोट डालने के लिए क्या है, एलिजिबल है। हर किसी को हक होना चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। बस हाँ, क्रिमिनल है जो या जो जेल में बंद है या जो कैदी है इस तरह के हैं, उनसे शायद ये अधिकार ले लिया जाए तो भी ठीक है, वरना नहीं भी। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर। अब पार्टीज और कैंडिडेट हैं जो क्या होने चाहिए, आज़ाद होने चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। उनके ऊपर बाउंडेशन ना हो, ठीक है, ना पार्टी का प्रेशर हो, ना इलेक्शन कमीशन का, ना सरकार का, किसी भी तरीके का कोई प्रेशर ना हो। और वो अपने तरीके से जनता को लुभा सकते हैं, कैंपेन करके, अपने वादे करके अपने तरीके से वादे कर सकते हैं। थर्ड, इलेक्शन मस्ट हेल्ड रेगुलरली। जैसे मान लो इंडिया के अंदर हर 5 साल बाद लोकसभा के इलेक्शन होने होते हैं, तो ये हर लगातार चलता रहना चाहिए। ये नहीं कि एक बार इलेक्शन हो गया फिर 10 साल की छुट्टी, नहीं। टाइम टू टाइम डेमोक्रेटिक देश के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो जो एक बार चुना गया उसके अंदर ऑटोक्रेसी आ जाएगी, उसको पावर्स पे, एब्सोल्यूट पावर का फिर वो एक्सप्लॉयटेशन करने लगेगा। Our fourth point, the candidate preferred by the people should get elected। अब जिसको जनता ने सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं उसको चुना जाए। Election should be conducted in free and fair manner where people can choose their really wish। फ्री एंड फेयर का मतलब फर्जी वोट ना डलवाए जाए, लोगों को ब्राइब ना दी जाए, बैलेट एक्सचेंज ना हो, किसी तरह की कोई टेक्निकल गड़बड़ ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो इलेक्शन के अंदर, तो इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या देश के अंदर पार्टियों के बीच में कंपटीशन होना बिल्कुल सही है, बिल्कुल जरूरी है। तभी तो पार्टीज बताएंगी ना कि हम, अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये करेंगे। दूसरे देखो क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी की कमियों को बताती है, आईना दिखाने का काम करती है। अब जब आईना नहीं होगा तो पहली वाली पॉलिटिकल पार्टी को अपनी कमियां या अपने गलत डिसीजंस के बारे में कैसे पता चलेगा। तो कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है।
मानता हूँ अगर पॉलिटिकल कंपटीशन होता है तो इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। जैसे मान लो इस बार एक सरकार जीत गई, अगली बार उसकी जगह दूसरी सरकार आ गई, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। पढ़ते हैं, इलेक्शन आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। ठीक है, इलेक्शन सिर्फ सब कुछ अगर हम निर्णय निकाले तो वो पॉलिटिकल कंपटीशन है। दिस कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म, ये कई तरीकों से होता है। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल, ठीक है, संसदीय क्षेत्र पे भी इट टेक्स फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं इसमें। हेयर आर फ्यू रीजन दैट सपोर्ट पॉलिटिकल कंपटीशन एज बीइंग गुड फॉर पीपल, ये कुछ कारण है जिसके जरिए हम ये कह सकते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा सही है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर। आया समझ में आपको? ये जो रेगुलर इलेक्शंस होते रहते हैं उनसे पॉलिटिकल पार्टीज को या लीडर्स को इंसेंटिव मिलते हैं, पार्टीज भी देती है और फिर अगर उनके जीत जाते हैं तो वो सत्ता में भी जाते हैं। सेकेंड, पॉलिटिकल पार्टीज नोज दैट इफ दे रेज इशू दैट people want to be raised, their popularity and chance of victory will increase in the next election. On the contrary, if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win the again. Political parties इस बात को जानती हैं कि अगर वो जनता की ज़रूरतों को, जनता की जो परेशानियां उनको सदन तक पहुंचाएंगे तो उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस होंगे, जनता के लिए वो काम करेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन में, मान लो इस बार तो वो चुने गए, अगले इलेक्शन में जनता उन्हें नहीं चुनेगी। जैसे बीजेपी सरकार ने 2014 में काम किया था, 2019 में तभी जनता ने उनको दोबारा चुना है। If a political party is motivated only by the desire to be in power, despite that it will be forced to serve the people। देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ सत्ता में आना चाहती है, ठीक है ना, तो फिर वो क्या होगा, हर हालत में वो अगर सत्ता में आना चाह रही है तो फिर वो जनता की सेवा नहीं करेगी। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हमारे देश के अंदर इलेक्शन का कैसा सिस्टम है? इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया, लोकसभा एंड विधानसभा, स्टेट में भी होते हैं और लोकसभा के लिए, क्योंकि लोकसभा में जो एमपी चुने जाते हैं 500 कितने होते हैं, 45। मैं आपको इनका डिवीजन कर दूं, 530 स्टेट से, 13 यूनियन टेरिटरी से और 2 एंग्लो इंडियन जो हमारे महामहिम यानी राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर का होता है, विधानसभा का भी 5 ईयर का होता है, याद रखिएगा आप ये बात। और जो एक क्वेश्चन था जब कंपटीशन में, अब तो खैर वो नहीं वैलिड माना जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर अलग हो गया, कौन सी विधान परिषद, क्योंकि कुछ स्टेट जो बहुत बड़े हैं इंडिया के अंदर उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो वो कौन सी विधान परिषद है जिसका कार्यकाल 6 साल का हुआ करता था? तो जम्मू कश्मीर की विधान परिषद ऐसी थी जिसका कार्यकाल 6 साल का होता था। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम टू एन एंड, इलेक्शन हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी एट सेम टाइम, सेम टाइम पे या आगे पीछे, जैसे इंडिया के अंदर तो आपने देखा होगा 4 चरणों में, 3 चरणों में, इस तरह होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन कराना कोई आसान बात तो है नहीं। आइदर ऑन सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन, हम उन्हें साधारण इलेक्शन बोलते हैं। समटाइम इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, कई बार इलेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये जनरल इलेक्शन हो गए पर बीच बीच में भी इलेक्शन होते रहते हैं। जैसे मान लो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेथ हो गई उनकी, या उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो वो सीट वैकेंट होगी ना, तो उस सीट को 6 महीने के अंदर अंदर भरना होता है इलेक्शन करा के। तो वो जो बीच में इलेक्शन हो जाते हैं उनको बोलते हैं बाई इलेक्शन। इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसी, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, इंडिया को बांट दिया गया है। इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसी, द वोटर हु लिव्स इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मान लो आप अपने वोटर कार्ड आईडी पे देखेंगे तो उस पर लिखा होता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, ताकि सिर्फ आपका वोट कहाँ डलेगा, उसमें डलेगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका वोट वैलिड होगा। इसी तरह वोटर्स को बांट दिया जाता है। फॉर लोकसभा इलेक्शन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, मैंने आपको बता दिया 552 होते हैं मैक्सिमम, 530 स्टेट, 13 यूनियन टेरिटरी, 2 नॉमिनेटेड होते हैं, एंग्लो इंडियन बोलते हैं जिन्हें हमारे राष्ट्रपति चुनते हैं, और 7 सीटें वैकेंट है जिसमें से पीओके में जो सीटें हैं या इस एमपी रिजाइन कर देते हैं या इस तरह। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर स्टेट की तय है, जैसे उत्तर प्रदेश में है 80 हैं, फिर महाराष्ट्र, बंगाल, इस तरह हर स्टेट को एमपीज की सीटें डिवाइड कर दी गई हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए। स्टेट के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन बटी हुई होती है सीटें, जैसे जिन्हें हम विधायक बोलते हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे
403 सीटें हैं, जिसमें से 402 जनता के द्वारा चुनी जाती हैं और एक जो सीट है वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं उत्तर प्रदेश के। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ विद इन इट्स सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो जैसे मान लो एक संसदीय क्षेत्र है तो उसके अंदर बहुत सारे कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के क्षेत्र आ जाएंगे। जैसे मान लो कोई जिला है, जैसे हमारा ही जो कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लो आप, कैराना लगती है, तो कैराना के अंदर तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, पर जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी आती हैं उसके आसपास के एरियाज़ की वो 7-8 हैं जो विधायकों की सीट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो वो यही कह रहे हैं कि एक संसदीय क्षेत्र के अंदर बहुत सारे क्या आ सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के सीटें आ सकती हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल। याद रखना पंचायत 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया, इनको 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, उससे पहले इलेक्शन होते थे नहीं होते थे ऐसी बात थी इनमें। अच्छा, पूछता है पहली पंचायत कब बनी थी? 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। कस्बों में आप अपने शहर में देख सकते हैं, कस्बों को वार्ड्स में बांट दिया जाता है, जैसे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, ताकि दिक्कत ना हो किसी को वोट डालने में। अब मान लो जैसे आप वार्ड नंबर 10 में रहते हो तो आपको ये पता है कि आपका वोट जो एलिजिबल होगा वो कहाँ होगा, वार्ड नंबर 10 में। ईच वार्ड इलेक्ट्स 1 मेंबर। ठीक है, एक मेंबर चुना जाता है हर वार्ड से, जिसको पार्षद बोलते हैं या इस तरह से। These constituencies are counted as seat for each constituency representative, 1 seats in the assembly. रिजर्व, जैसे सोसाइटी में क्या होता है, कई बार जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, वुमेन्स हैं, SC ST हैं, तो उन लोगों का विकास भी संसद होता रहे, इसलिए उसमें भी क्या कर रखा है, रिजर्वेशन सीट्स का डाल रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये है, ये टोटल हैं 543। रिजर्व्ड SC कास्ट के लिए कितनी है, 84, ST के लिए 47, और 543 में से 33%, यानी आप तीनों का 33% देखेंगे अगर, तो वो वुमेन्स के लिए हैं। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन है, आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 63 पर। देखिए रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन कम्युनिटीज़ के लिए जिनका विकास आज भी नहीं हुआ है, जो आज भी बहुत मतलब कि सोसाइटी के सबसे निम्न सेक्शन में गिने जाते हैं। उन लोगों को भी अगर हमें सोसाइटी की मुख्य धारा में जोड़ना है, उनका विकास करना है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत प्रिविलेज या रिजर्वेशन रखना चाहिए, ताकि वो लोग सोसाइटी में अभिन्न ना रह जाएं। वोटर्स लिस्ट, द लिस्ट ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल। अच्छा, एक क्वेश्चन और कंपटीशन में पूछता है कि जो पंचायत या लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, उनके इलेक्शन कौन कराता है? तो याद रखना, उनके इलेक्शन उस स्टेट का इलेक्शन कमीशन कराता है, इंडिया का इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। अच्छा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? भारत के प्रेसिडेंट। पढ़ते हैं। द लिस्ट ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल फॉर वोटिंग इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तैयार करती है उस लिस्ट को कि कौन कौन वोट डालने के लिए एलिजिबल है। इन इंडिया ऑल द सिटीजन एज्ड 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति, ठीक है, वो वोट डाल सकता है। हैज़ द राइट टू वोट। ये अब ये पूछता है कि ये कैसा अधिकार है, तो ये याद रखिएगा आप, ये पॉलिटिकल अधिकार है हमारा। रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन और जेंडर, ना उसका जात, धर्म, मेल फीमेल है या ट्रांसजेंडर है या कैसा भी है वो व्यक्ति, वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है। बस वो अनसाउंड ऑफ माइंड ना हो, मतलब उनका उस व्यक्ति का विवेक या उस व्यक्ति का माइंड काम करता हो। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। अब देखिए मान लीजिए इलेक्शन डेट जारी कर दी इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद क्या होता है, कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन करने जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पर्चा भरने जाते हैं। एनीवन हु कैन बी वोटर, जो भी 18 साल से ऊपर का है वो क्या कर सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। जैसे इंडिया में इलेक्शन के लिए क्या शर्तें हैं,
मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। लोकसभा के लिए 25 साल है मिनिमम एज, राज्यसभा के लिए 30 साल है, राष्ट्रपति के लिए 35 साल है, विधानसभा के लिए भी ये 25 साल है। और अगर आप पंचायत में देखेंगे तो वहाँ पे 21 साल की उम्र में आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है। इलेक्शन कैंपेन, अब आपने नॉमिनेशन भर दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन आपको टाइम देगा कि आपको इतना टाइम दिया जा रहा है, उस टाइम को 2 वीक बोलते हैं, 2 हफ्ते मिलते हैं। ठीक है, कि आप 2 हफ्ते के अंदर प्रचार कीजिए अपना, जनता को अपनी पॉलिसीज के बारे में बताइए, जो भी मतलब आप प्रचार में करना चाहते हैं। असंवैधानिक कुछ नहीं करेंगे, किसी को ब्राइब देना या रिश्वत देना, धमकाना, वैसा कुछ नहीं कर सकते आप। बिल्कुल एक फ्लुएंट वे में, एक बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने में आप इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे। द कैंपेन टेक प्लेस फॉर अ 2 वीक, आया समझ में, 2 हफ्ते चलती है। और ये भी पूछता है कि कितनी देर पहले वोट डलने के कितनी देर पहले उसको बंद करना होता है कैंपेन को। तो याद रखना 24 घंटे पहले वोट डलने से आपको उसको बंद करना होता है। द कैंपेन टेक प्लेस फॉर अ 2 वीक, 2 हफ्तों के लिए चलता है, बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट, आया समझ में, ऑफ द कैंडिडेट, मतलब फाइनल लिस्ट तैयार होगी तो उस दिन से आपको 2 हफ्ते दिए जाएंगे। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे, फाइनल स्टेज कौन सी होती है एक इलेक्शन की, डेट अनाउंस हुआ सबसे पहला, नॉमिनेशन भरा गया दूसरा, कैंपेन हुआ तीसरा, और लास्ट वो मतलब चौथा हो गया, उसके बाद वोट डलना, पांचवा हो जाएगा वोटों की गिनती और रिजल्ट अनाउंस। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट्स, वो फाइनल स्टेज होती है जहाँ पे वोटर्स अपना वोट डालते हैं और फिर जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को वो चुनते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट डाले जाते हैं, वो जीत जाता है। इस चैप्टर में हमारे पास गाइज इतना था। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसकी आपको आंसर देने का पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम इस तरह से पॉइंट्स को समझेंगे, जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं अपने आप को वहीं तक सीमित नहीं रखिएगा, आप उस पॉइंट से सोचना शुरू कीजिएगा चीज़ों को। एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो चीज़ों को सोचता है, क्योंकि जब वो सोचता है तभी वो सीखता है। आपका जैसे बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम है, यूपीएससी है, पीसीएस है स्टेट्स की, वहाँ पे यही सब चीज़ें आती हैं। बुकिश लैंग्वेज तो कोई भी लिख देगा, पर जो सोचता है चीज़ों पे, जो अपने पॉइंट्स जनरेट करता है, वही क्या होता है, सेलेक्ट होता है। तो ये आपको एक बेस मिल गया, जैसे कहते हैं ना, नींव मिल गई घर की। अब घर आप तैयार कीजिएगा, मतलब कि आप इस पे और पॉइंट्स सोचिएगा। जो हमने मेंशन किया है गूगल से सर्च कीजिए, कहीं और से डाटा इकट्ठा कीजिए। डाटा आप डालेंगे अपने आंसर में तो प्री बोर्ड्स में या बोर्ड्स में आपके आंसर को और अच्छा माना जाएगा, क्योंकि एक टीचर बच्चे से डाटा भी एक्सपेक्ट करता है। अपना ध्यान रखिएगा सभी बच्चों, सभी दोस्तों, धन्यवाद।